अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बसाब्ता तौर पर आप तमाम बच्चे को चैप्टर नंबर 7 तक मुकम्मल करा चुके हैं। आज जो मैं अब तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर नंबर 8। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 आज मुकम्मल करने वाला हूं। और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका है प्रॉमिस। क्या है चैप्टर नंबर 8? चैप्टर नंबर 1 है प्रॉमिस। ठीक है, आप तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब हमारा और आपका पढ़ाई मुफ्त में हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो हमारे और आपके ऊपर इतना जरूरी है कि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो बात आपको समझ में ना आए वो कमेंट करके जरूर बताएं, आपको और आसान और सहल अंदाज में समझाया जाएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है आपका प्रॉमिस। सबसे पहले हम चैप्टर के जो राइटर मुसन्निफ है उसको हल करेंगे, क्योंकि अक्सर इम्तिहान में जो सवाल किए जाते हैं, जो चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ होते हैं उसी से ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे आइए देखिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, चैप्टर नंबर 8 आपका है प्रॉमिस। क्या है? चैप्टर नंबर 8 प्रॉमिस है। और इसके जो राइटर और मुसन्निफ है वो है जिलानी बानो। कौन है इसके राइटर और मुसन्निफ? इसके राइटर और मुसन्निफ जिलानी बानो है। और ये प्रॉमिस जो है ये एक अफसाना है। और मैं बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम बच्चों को बता चुका हूं कि अफसाना किसे कहते हैं, उसी को ज़हन नशी करना है। बार बार बहुत सारे चैप्टर अफसाना और भी आगे आएंगे, पूछेंगे अफसाना किसे कहते हैं। पीछे जाके वीडियो देख ले, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा अफसाना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ जिलानी बानो है उसके मुतालिक जो बुक के अंदर दिए गए हैं उसको हल करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर बताया गया है उसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जिलानी बानो, इनकी जो पैदाइश है, इनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 है। इनकी पैदाइश कब है? 14 जुलाई 1936। और ये कहां पैदा हुए? तो यूपी में इनकी पैदाइश हुई। आपसे सवाल अगर इस तरह करे कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई, तो इनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 को यूपी में हुई थी। ठीक है, समझ गया इतना? अब आगे देखिए, इनके वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद मोहतरम का जो नाम है अल्लामा हैरत बदायूनी है। क्या है इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो अल्लामा हैरत बदायूनी जो है, इनकी जो जिलानी बानो की पैदाइश यूपी में हुई, लेकिन ये मुलाजमत के सिलसिले में जिलानी बानो जो है हैदराबाद चली गई थी। हैदराबाद में वहां मुलाजमत करते करते वहीं सुकूनत पजीर कर ली और वहीं की वो होकर रह गई थी। ठीक है, देखिए अब आगे। उनके वालिद यानी जिलानी बानो के जो वालिद थे उर्दू और फारसी के शायर थे। क्या थे? इनके वालिद उर्दू और फारसी के शायर थे और आलिमे दीन भी थे। उर्दू फारसी शायरी के साथ साथ क्या थे? वो आलिमे दीन भी थे। आपसे सवाल में इम्तिहान में इस तरह सवाल करेंगे कि जिलानी बानो के वालिद क्या क्या थे, तो वो उर्दू और फारसी के शायर और आलिम दीन थे। ठीक है, अब देखिए इनकी तालीम कहां तक हुई थी। जिलानी बानो की तालीम जो है ये कहां तक हुई थी? इनकी जो तालीम है MA तक हुई थी। कहां तक इनकी तालीम हुई थी? इनकी तालीम बस MA तक हुई थी। और ये शायरी जो करते थे, शायरी जो करती थी जिलानी बानो, ये सबा बदायूनी के नाम से शायरी करती थी। किसके नाम से शायरी करती थी? सबा बदायूनी के नाम से ये शायरी करती थी। और जिलानी बानो को मौसूकी और मुसव्वरी का बहुत ज्यादा शौक था। किसका शौक था? इनको जिलानी बानो को मौसूकी और मुसव्वरी का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, अब इनकी शोहरत और ये मशहूर किस वजह से हुई, इनकी चर्चा कैसे हुई? इनकी जो शोहरत मशहूर जो हुई, इनकी जो शोहरत हुई है वो अफसाना निगार और नाबिल निगार से इनकी शोहरत हुई थी। ये मशहूर जो हुई थी अफसाना निगार और नाबिल निगार से हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखिए इनकी शादी कब हुई और किससे। इनकी जो शादी है 1949 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी। किनसे? इनकी शादी कब और कहां हुई थी? इनकी जो शादी है 1949 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब देखिए इनके अफसाने का मजमुआ
इनके अफसाने का मजमुआ क्या क्या है। ये नाविल भी लिखे हैं, नाविलट भी लिखे हैं, अफसाना भी लिखे हैं, बहुत सारे चीज लिखी है। इनके अफसानवी का मजमुआ है और रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, सच के सिवा। ये सब जितने हैं ये जिलानी वालों के अफसानवी मजमुए हैं। क्या क्या है? रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, कौन हंसा, सच के सिवा। ठीक है। अब इनके नाविल देखिए कौन कौन है जिलानी वालों के नाविल। इनके नाविल ऐवान गज़ल और बारिश के संग, ये इनके नाविल है। इनके नाविल कौन कौन है? ऐवान गज़ल और बारिश के संग इनके नाविल है। और इनके नाविलट, नाविलट देखिए इनके नाविलट भी है। इनके नाविलट जो है नगमे का सफर और जुगनू और सितारे। क्या क्या है? नगमे का सफर और जुगनू और सितारे, ये इनके नाविलट है। और जिलानी वालों को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिला था। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे? देखिए इनको अवार्ड जो मिला है, अवार्ड मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी अवार्ड, हाली अवार्ड, नुकूस अवार्ड वगैरह। इनको इतनी सारी बहुत सारी और भी एक दो किताब के अंदर जिक्र किया कौन कौन सी इसको अवार्ड मिला है। इनको जो अवार्ड मिला है मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंदी कौमी हाली और अवार्ड और नुकूस अवार्ड इनको मिला है वगैरह वगैरह। और जिलानी बानो जो है ये कृष्ण चंद पर मोनोग्राफ भी लिखी थी। क्या? जिलानी बानो कृष्ण चंद पर एक मोनोग्राफ भी लिखी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक के जो अंदर है जिलानी बानो के अंदर इतने ही डिटेल्स दिए गए थे जितना मैंने आप तमाम बच्चों को बताया है। इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए, अगर हो सके तो अपने कॉपी पर नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि अक्सर सवाल आपके जो बोर्ड के अंदर किए जाएंगे वो चैप्टर के जो राइटर और मुसन्निफ होते हैं उसी से अक्सर सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 जो है प्रोमिस, चलते हैं उसके अंदर किस चीज को बताया गया है, उसके अंदर क्या चीज बयान किया गया है। ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 8 आपका बताया मैंने प्रोमिस है। मैंने बता दिया ये भी कि ये एक अफसाना है। क्या है? ये एक अफसाना है। चैप्टर नंबर 8 आपका प्रोमिस और ये एक अफसाना है। अब देखिए इसके इस चैप्टर के जो असल किरदार है, इस चैप्टर के असल किरदार कौन है? इस चैप्टर के असल किरदार जो है अम्मू है। कौन है इस चैप्टर के असल किरदार? इस चैप्टर के असल किरदार, प्रोमिस के असल किरदार जो है ये अम्मू है। ठीक है। देखिए अभी चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है। अम्मू अम्मी अभी आप बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, यानी इसके बेटे जो है, इनके 4 बेटे जमशेद, हमीद, खुर्शीद और रशीद, वो बेटे वहां करे अम्मू अम्मू अभी आप बिल्कुल ठंडी पड़ गई। हम समझे कि यहां पर डॉट डॉट दे दिया हुआ है कि हम समझे कि आप मर गई, यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारी हो गई। हम समझे कि डॉट डॉट देकर फिर के अम्मू के पास अम्मू के आसपास खड़े उनके तीनों बेटे, उनकी बीबियां और उनके बच्चे सब घबरा गए। अम्मू जिंदा है, हम समझे कि फिर डॉट डॉट देके हम समझो कि अम्मू अल्लाह की प्यारी हो गई, यानी अम्मू मर गई है। ठीक है। आगे देखिए, हमने उनके मरने का दुख कितनी आसानी से सह लिया। अम्मू सबकी तरफ बड़े दुख के साथ देख रही थी। उनके सबसे बड़े बेटे ने कितनी जल्दी सफेद कपड़ा डालकर अम्मू का मुंह झांपना चाहा। अगर अम्मू हाथ उठाकर चादर ना हटा देते तो शायद वो सब दूसरे कमरे में जाकर उन्हें दफन करने की तैयारी शुरू कर देते थे। यानी यहां पर जितने भी उनके तीनों बेटे और उनकी बहू थी वो सब समझी कि अम्मू अल्लाह की प्यारी हो गई है, अम्मू गुजर चुकी है, अम्मू मर चुकी है। लेकिन अम्मू उस वक्त अभी नहीं मरी थी, ठंडी पड़ी थी। अगर अपने हाथ से वो चादर नहीं उठाते, उन लोग के ज़हन के अंदर चला गया तो दूसरे कमरे में जाकर उनके तीनों बेटे और बहू उनके कफन दफन की तैयारी करना शुरू कर देते। ठीक है। आगे देखिए, वो सब नजर झुकाए खड़े थे। जैसे अम्मू ने देख लिया उनके मरने पर किसी की आंख से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। 2 बरस हो गए जब डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर अम्मू के सारे बदन में
फैल गया है। ये जो अम्मू थी, इनके पूरे बदन के अंदर कैंसर फैला हुआ था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। ठीक है, उनके सारे बदन में कैंसर फैल गया था, किसी वक्त भी उन्हें कुछ भी हो सकता है। जब से ये बात उनकी दोनों बहू ने सुनी थी, वो अम्मू का ज्यादा ख्याल करने लगी थी। हर महीने फोन पर अम्मू की खैरियत पूछती। और दूसरे बहू अमेरिकी थी, वो इंडियन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी वो हर साल आती, किसी 5 स्टार होटल में ठहरती थी। हैदराबाद की सैरो तफरी से फुर्सत मिलती तो वो किसी दिन अम्मू की मिजाज पुरसी भी कर लेती। तीनों बेटे उनके इलाज के लिए बड़ी पाबंदी के साथ डॉलर और रियाल भेजती थी। अम्मू के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर और बेहतरीन इलाज, घर में हर तरह का आराम, दिन रात खिदमत करने वाली ख्वाजा भी, जिसे दूर बैठी बहू इनाम और इकराम से नवाजा करती थी। यानी अम्मू जो थी, जिसके पूरे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था, उनके तीनों, एक बेटा इंजीनियर, एक डॉक्टर, और 2 बेटा डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक सियासत में थे, और सब अमेरिका में सुकूनत पजीर थे। और इनकी बहू भी बहुत ख्याल करती थी, बेटे लोग भी बहुत ख्याल करते थे, बहुत सारे डॉलर भेजते थे। और इनके खादमा थी ख्वाजा भी। इसको याद रखिएगा, आपके इम्तिहान में अक्सर पूछेंगे अम्मी के खादमा का क्या नाम था, तो इनके खादमा का नाम ख्वाजा भी था। उनको बहुत सारे डॉलर भेजते थे ताकि वो अम्मी का अच्छे से इलाज करे और इनका ख्याल करे। और इन लोग के पास इतना फुर्सत नहीं था, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और यहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसलिए से वो कभी कदार अम्मू से मिलने के लिए उनका लड़का और उनकी बहू भी आया करती थी। ठीक है, आगे देखिए। शिकागो में एक दिन सुबह सवेरे ख्वाजा भी का फोन आया। ख्वाजा भी कौन है? अम्मी की जो है नौकरानी है। यानी शिकागो अमेरिका में एक दिन सुबह सवेरे ख्वाजा भी का फोन आया, बेगम साहिबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब बोले हैं उनके बेटों को फोन कर दो, सबको जल्दी आ जाए बोलो। यानी ख्वाजा भी एक दिन शिकागो में सुबह सवेरे फोन किए कि डॉक्टर साहब बोले अम्मी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप सब जल्दी अमेरिका से हिंदुस्तान ले आए, क्योंकि अम्मू से चारों बेटे ने प्रॉमिस लिया था कि मरने के बाद हम चारों तुम्हें कंधा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। इस फोन से हमारे घर में हलचल मच गई। क्या है? इस फोन से हमारे घर में हलचल मच गई, सब प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। अम्मू हमेशा इसी तरह परेशान करती है। भला ये कोई मौसम है इंडिया जाने का? गर्मी के मारे मर जाएंगे हम सब। उनके बहू नसीम घबराई। हेलो हेलो, नसीम उनकी बहू जो थी वो घबराकर फिर फौरन खादिमा को हेलो हेलो फोन करने लगी। चारों तरफ से फोन आने लगे। न्यूयॉर्क में जमशेद कह रहा था, भाईजान ख्वाजा भी का फोन आया है, यानी अपने भाई से कह रहे ख्वाजा भी यानी नौकरानी का फोन आया है कि 24 घंटे हैं, लेकिन मुझे उस वक्त लीव लेना बहुत मुश्किल है। यानी इस वक्त हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। तुम जाकर अम्मी को देखो कि अम्मी का वाकई में बहुत ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब है। ठीक है, आगे आइए। लेकिन जमशेद, तुम्हें याद है हम सबसे अम्मू ने यह प्रॉमिस लिया था कि हम चारों भाई मिलकर उनकी डेड बॉडी उठाएंगे। यानी उनके चारों बेटे जो थे अम्मी के, वो उन्होंने प्रॉमिस लिया था इस बात का कि हम चारों बेटे मिलकर आपके मरने के बाद आपके कंधा देंगे। यानी अम्मी से प्रॉमिस लिया हुआ था। इसी वजह से चारों बेटे में हलचल मची हुए थे कि अगर अम्मू मर गई कंधा नहीं दे सके तो फिर अम्मू की वसीयत का क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए हमें जाना पड़ेगा। और रशीद ने उसे समझाया। फिर मुंबई से तीसरे भाई खुर्शीद का फोन आया, भाईजान हम सब मिलकर अमेरिका तफरी करने जा रहे थे, अब नशी को भी साथ ले जाऊं तो इंडियन में गर्मी बहुत हो गई है, आप वहां किसी 5 स्टार होटल में हमारे लिए रिजर्वेशन करा दीजिए। यानी वो मुंबई घूमने जा रहे थे, बोल रहे 5 स्टार होटल में आप हमारे लिए रिजर्वेशन करा दीजिए। ठीक है, हाँ भाई, मेरे भी इस मौसम में इंडिया जाना बहुत मुश्किल है। अम्मू अच्छी भली होगी, जरा दिल घबराया तो ख्वाजा भी से फोन करवा दिया। यानी अम्मी बोले अम्मू ठीक होगी, ज्यादा दिल का ख्वाजा भी से फोन करके अम्मू से बातचीत कर लिया करेंगे। ठीक है, खुर्शीद, अब उनके एक और भाई, मैंने भी अभी डॉक्टर आरिफ से बात की है, वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे हैं। यानी खुर्शीद जो कह रहा है मैं भी अभी डॉक्टर आरिफ से बात किए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो रह सकेंगे 24 घंटे, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। ठीक है,
तो फिर मैं आ जाऊंगा। दिल्ली के एक सेमिनार का अनवी टेंशन भी आया है, यानी हमें दिल्ली के एक सेमिनार में भी हमें शिरकत करना है, वहां से भी हमें एक पत्र और एक चिट्ठी आया है। ठीक है, अरे फिर तो हम एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। और नाडेन पंखी ने खुश होकर कहा, हाँ बेबी, हम चारों भाई ने अम्मू से प्रॉमिस किया है कि हम उनकी डेड बॉडी उठाएंगे, यानी उसकी डेड बॉडी को उठाएंगे और उसको कंधा देंगे। ठीक है, बेबी ने मुंह बनाकर कहा, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया था। यानी बेबी जो थी, उनकी बहू, उन्होंने मुंह बनाकर कही कि अम्मी को ये प्रॉमिस क्यों नहीं लिया था कि हम चारों बेटों के साथ अमेरिका घूमेंगे, जहां रहेंगे वहीं रहेंगे। प्रॉमिस उनको लेना चाहिए था, ये प्रॉमिस उन्होंने क्यों नहीं ली। बस सिर्फ उन्होंने प्रॉमिस जो ली थी कि आप चारों बेटे मेरे मरने के बाद हमें कंधा देंगे। ठीक है, आगे आइए। उलझी सांसों के दर्द को दिल में थामे यही बात अम्मू सोच रही थी। सुनसान घर, खाली कमरे, सुना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वो दर्द से तड़प रही थी। किसी दवा का असर नहीं होता, बदन का कोई हिस्सा काबू में ना था। यानी अम्मी को पूरे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था, पूरे बदन काबू में नहीं रहता था। ठीक है, कांपते हाथ से पानी का बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। पानी पानी, ख्वाजा भी कहाँ है। यानी अम्मू पानी पानी चिल्लाती रहती, लेकिन ख्वाजा भी जो है वो कहती मर गई, या किसी का फोन आया, दरवाजे पर कौन आया, इसको कोई कोई चीज का होश नहीं रहता था। पानी मांग रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। ख्वाजा भी अपने शौहर के साथ एक कमरा में लेट के एकदम आराम से ठाटे मार रही है, डॉलर आ रहा है, खूब मजे उड़ा रही है। ठीक है, ख्वाजा भी कमरे बंद किए अपने मियाँ के साथ सोती रहती है। बूढ़ी को चिल्लाने की आदत हो गई है, मैं तो पागल हो जाऊंगी, यहाँ कोई दूसरी नौकर ढूंढो जी अब। यानी ख्वाजा भी जो अपने शौहर से कह रही है कि बुरी इसी तरीके से चिल्लाती रहती है, इसकी चीख चिल्लाहट सुनकर हम पागल हो जाएंगी। अपने शौहर से कह रहे इसके लिए एक कोई और नौकर की तलाश करो, एक और कोई नौकर खोजो। ठीक है तो उनके मियाँ की वकालत बस यूं ही चलती थी, मगर अम्मू ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया था। यानी अम्मू के अब्बू जो थे वकील थे, और इनके पास जितनी भी जायदाद थी, तमाम जायदाद को बेचकर तीनों बेटों को पढ़ाया था। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को प्रोफेसर बनाया था। ठीक है, अच्छी डिग्रियां मिलते ही उन सब के पंख निकल आए और उन्होंने अमेरिका की तरफ परवाज की ठानी। अम्मू को यह बात अच्छी नहीं लगी, इतनी दूर अल्लाह मियाँ के बछवारे, हम सब अमेरिका में जा बसेंगे। यानी अम्मू को यह बात ठीक नहीं लग रही थी कि मेरा बेटा यहां हिंदुस्तान छोड़कर वो अमेरिका में जाकर बस जाए। ठीक है, हम सब तुम्हें कौन ले जाएगा अमेरिका। बच्चों के अब्बा ने हंसकर कहा, अमेरिका में माँ बाप नहीं रहते, बल्कि वो नौजवानों का मुल्क है। यानी उन्होंने बच्चा के अब्बू ने हंस के कहा कि अमेरिका के अंदर जो है वहां माँ बाप नहीं जाते हैं, बल्कि वो नौजवान का मुल्क है, नौजवान जाते हैं वहां, वो अय्याशी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, तो माँ बाप कहां जाएंगे? अम्मू ने ताज्जुब से पूछा, यानी अम्मू ने ताज्जुब से पूछा कि माँ बाप के लिए अमेरिका नहीं है तो माँ बाप फिर कहां जाएंगे? बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर किसी को डॉक्टर बना रहे हैं, किसी को इंजीनियर बना रहे हैं, तो माँ बाप कहां जाएंगे? तो बोले उनके कोरे के टोकरी में अब्बा ने खफा होकर कहा था। तो अम्मी से कहा उनके अब्बू ने कि वो कोरे के टोकरी में चले जाएंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, माँ बाप तो मेहनत और मुशक्कत और मुजाहिदा कर बच्चे को अच्छे अच्छे डिग्रियां, अच्छे पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन बाद में वो माँ बाप को छोड़कर किसी बाहर मुल्क निकल जाता है, या माँ बाप को देखना ही वो छोड़ देता है। ठीक है, दीवाने घर के आंगन में बेटी कबूतरों को दाना डालते अम्मू सोचती थी कि कोरे का ढेर ही बन गया हूं। ये घर बार बार लाइट चली जाती है, अंधेरे में माचिस नहीं मिलती, पोस्ट में कोई खत फेंक जाए तो वो किसी क्यारी के पीछे पड़ा महीने बाद मिलता है। यानी अगर कोई खत देकर चले जाए तो प्यारे वो
तो वो नहीं मिलता है। वैसे भी उनके बेटे अब खत लिखने की पुरानी रस्म भूल चुके थे। कभी जरूरत होती तो वो फोन कर लेते और दूध फाटक पर रखकर चले जाते, तो वो रोज कुत्ता उठा कर ले जाता। कभी आंगन में किसी बच्चे की गेंद गिर जाती तो वो अंदर आने से पहले अम्मू की सूरत देखकर भाग जाता और रिश्तेदारों को फुर्सत नहीं मिलती कि वो आते। यानी अम्मू की यह हालत हो गई थी कि अगर कोई दूध वाला कोई खत पोस्ट ऑफिस से उसके बच्चे कोई खत भेजता तो वो रख कर चले जाते, वो महीनों बाद उनको मिलता। कोई दूध वाला दूध देकर चले जाता तो कुत्ता उसको उठा कर ले जाते। उसके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी जान नहीं थी कि उसको वो उठाकर दूध को पी सके या उसको औंट सके। ठीक है। कितनी बार फोन पर कहती थी, रशीद अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे रोज बुखार आ जाता है, खांसी बहुत बढ़ गई है, अकेले घर में जी घबराता है, मगर अम्मू आपकी बीमारी का इलाज यहाँ बहुत महंगा है। यानी रशीद अपने बेटा जो अमेरिका में रहता था उसको कहता था, बेटा मेरे खांसी होता है, बुखार रहता है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो बेटा कहता है यहाँ आपकी बीमारी का अमेरिका में बहुत महंगा इलाज है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, घर में कोई नहीं रहता, आपकी देखभाल कैसे होगी। रशीद अम्मू को अपनी मजबूरी सुनाता था। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, फिर पंकी और तारिक से कहो मुझसे फोन पर बात करे। यानी अम्मू के जो पोते थे, पोता पोती, उनसे कह रहे फोन पर बात करे। बच्चों को देखने को जी चाहता है, मेरा बच्चा को याद करके उठे रोना आ जाता है। वो बात ये थी, अम्मी के बच्चों को उर्दू नहीं आती, इसलिए वो आपकी बात नहीं समझ सकती थी। अम्मू फोन रख देती, मेरी बात कोई नहीं समझता, ना बच्चे या ना उनके माँ बाप। यानी अम्मू बच्चे लोग को उर्दू नहीं आती, तो वो लोग अमेरिकन थे, तो अम्मू उर्दू में बात करते, उसको कोई बात समझ नहीं आता, तो वो फोन को रख दिया करते थे। जब तीनों भाई अमेरिका गए तो अम्मू अब्बा के पास हमीद को छोड़ गए थे। यानी तीनों भाई अमेरिका चले गए और उसके जो छोटे भाई थे हमीद, उसको अम्मू अब्बू के पास छोड़ दिए थे। हमीद का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। यानी छोटे भाई जो था हमीद, उसको पढ़ाई लिखाई में दिल जर्रा बराबर भी नहीं लगता था। कभी जाता स्कूल में यूनियन स्टूडेंट के झंडे उठाता, कभी किसी सियासत दां की प्रचार ये किया करता था। सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता, कभी स्टूडेंट यूनियन का झंडा उठाता, सड़कों पर घूमता रहता, कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है। फिर एक दिन सुना वो किसी पार्टी में शामिल हो गया है। यानी उनके अम्मू अब्बू ने सुना कि हमीद वो किसी पार्टी के अंदर शामिल हो गया। उनको पढ़ने लिखने में दिल लगता ही नहीं था पहले ही से। आगे देखिए, तुम्हारे इम्तिहान में 1 महीना रह गया है, स्टडी क्यों नहीं करते। यानी इनके वालिद वालदा रशीद से उनके छोटे भाई जो थे हमीद, उनसे कह रहे तुम्हारा इम्तिहान में सिर्फ 1 महीना बच गया, स्टडी क्यों नहीं करते, यानी पढ़ाई तुम क्यों नहीं करते हो। अब्बा इस बार दो दिलाते थे, अब्बा से बार बार याद दिलाते थे अब्बा उसे, अब्बा मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगा, मुझे इलेक्शन का काम करना है। यानी हमीद जो इनका छोटा बेटा था, उनको अब्बा बार बार याद दिलाते थे तुम्हारा 1 महीना बाद इम्तिहान है, तुम इम्तिहान की स्टडी क्यों नहीं करते, पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो वो अब्बा से कहा कि अब्बा इस बार मैं इम्तिहान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इलेक्शन का काम करना है। अब्बा बहुत खफा हुआ। अम्मी ने रो रो कर समझाया, मुस्तकिल के भयानक नक्शे खींचे, जब जिंदगी भर भाइयों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मगर हमीद अब घर बहुत कम आता था। फिर खबर आई कि किसी मुखालिफ पार्टी के मेंबर को मारने के जुर्म में वो हमीद गिरफ्तार हो गया है। यानी अम्मी इसको बहुत ज्यादा समझाई कि रो रो कर समझाते थे कि तुम भाई के पास कब तक हाथ फैलाओगे, कब तक भाई से रुपया और पैसा मांगोगे, पढ़ाई कर लो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। लेकिन अब हमीद जो है ये घर आना भी बहुत कम कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। सुना है वो आदमी हॉस्पिटल में मर गया है। यानी हमीद जो है एक आदमी किसी मुखालिफ पार्टी के एक मेंबर को मार दिया गोली और वो हॉस्पिटल में जाकर वो मर गया। ठीक है, सारे मोहल्ले के लोग अम्मू को भरोसा दिलाने आए, जाने कौन सा गुनाह की सजा मिली है। हमीद उस घर में पैदा हुआ, अब उसे फांसी की सजा मिलेगी। दोस्त रिश्तेदार और ताज़ियत लेकर आने लगे। यानी जो हमीद जो था वो किसी मुखालिफ के मेंबर को मार दिए थे, जिससे
इनके पूरे मोहल्ले में शोर होने लगा, पूरे मोहल्ले वाले आने लगे, रिश्तेदार ताज़ियत देने आने लगे कि शायद अब इसको फांसी हो जाएगा। और वो कह रहे कि हमीद इस घर के अंदर पैदा ही क्यों हो गया था। ठीक है, फांसी पर चढ़ेंगे। हमीद के दुश्मन अब वो हमारा हीरो है। हमीद के दोस्त कह रहे थे उनके पार्टी अक्सरियत में आ गई थी, यानी जो जिस पार्टी में शामिल हुए थे उसकी पार्टी, उसकी हुकूमत आ गई थी, अक्सरियत में आ गई थी, उसकी हुकूमत चलने लगी थी। इसलिए कुछ दिन तक उसके मुकदमे की कार्रवाई चली रही थी। फिर मामला ठप हो गया। एक दिन हमीद का एक दोस्त आया तो उसने अम्मू से कहा कोई दो चार को मर्डर कर डाले तो वो पार्टी से इलेक्शन का टिकट देने पर मजबूर हो जाती है। यानी 2-3 आदमी को आर मार देंगे तो पार्टी जो है इसे टिकट देने पर मजबूर हो जाएगी। उनका दोस्त आकर उसके अम्मी से कह रहे थे। हाँ, वही हुआ। हमीद के गुनाहों की लंबी लिस्ट ने उसे अपने पार्टी का सबसे अहम लीडर बना दिया। यानी बहुत सारे मर्डर करने लगे तो इसको अब बात वही हुआ, पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बन गया। अब देखता हूं कि हमारे हलके का कौन वोटर है जो मुझे वोट दिए बगैर जिंदा रह सकता है। अम्मू और अब्बा दम सारे बैठे रहते थे, यानी अब्बू और अम्मा सोच में बैठे रहते थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, बच्चे को तो अब फांसी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। जब वो गले में फूलों की हार लेकर एक जुलूस के साथ हमीद घर आया, अब्बा दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठे थे और अब्बा से गले मिलने के लिए गए तो झुका तो अब्बा नीचे गिर पड़े। यानी अब वो फूल का माला पहनकर मिनिस्टर बन गया, किसी पार्टी का माला पहनकर आ रहे, अब्बू दोनों हाथ मुंह झांपे बैठे हुए। जब अब्बू से गला मिलने गए, अब्बू धब से नीचे गिर गए। फिर हमीद मिनिस्टर बन गया और जिद की, अम्मू मेरे साथ दिल्ली चले, सरकारी बंगले में रहना, गवर्नमेंट के झंडे वाली कार में घूमना, खूब ठाट करना। अम्मू ने मिनिस्टर की अम्मी बनने के लिए कई नई जोड़े सिलवाई, नई चप्पल खरीदी, मगर वो मिनिस्टर के बंगले में फिट ना हो सकी। नौकरों से गोश्त तरकारी का हिसाब मांगते, चौकीदार और ड्राइवर के सलाम के जवाब में जीते रहो या सलामत रहो कहकर खुश होते। बंगले के लाइन में धूप के रुख काट डालकर पापड़ सुखाने बैठ जाती। चुनांचे मिनिस्टर की बेगम ने उन्हें फिर वहीं भेज दिया जहां वो सर झुकाए अचार और मुरब्बे बना रही थी। यानी अम्मू जब मिनिस्टर बन गया तो अम्मू से कहा कि हम अब्बू मेरे साथ आप दिल्ली चले, मैं मिनिस्टर हूँ, कार मिनिस्टर वाले झंडे में रहेंगे, घूमेंगे, मिनिस्टर की अम्मी बनकर घूमेंगे। लेकिन अम्मू जब वहां गई तो वहां ठीक से जब नहीं रह पाई तो उनकी बीबी जो थी, हमीद की बीबी, वो फिर से उनको वहीं भेज दिया। 3 दिन हो गए, सब अम्मू के आसपास थे, बांधे कमरे थे, बार बार ऑक्सीजन का ट्यूब ठीक करते थे। अम्मू को कुछ होने वाला है, उसने उस आने वाले दुख को वो अपने चेहरे पर बैंड कर चुकी थी। अम्मू बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर सबको देखे, हमीद नहीं आया। मेरा हमीद, शायद अम्मू को दम हमीद में अटका हुआ था। यानी उसके सब बेटे आ गए थे, उनका बेटा जो था वो हमीद, वो किसी वजह से, वो इलेक्शन था उस साल, इस वजह से वो नहीं आया था। हो सकता है कि अम्मू का जो दम था हमीद के देखने के लिए अटका था। ख्वाजा भी कह रही थी हमीद दिल्ली में है, इस बार उसकी पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली है, अब मिनिस्टर नहीं रहेगा। ऐसे वक्त में वो दिल्ली से बाहर कैसे जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। मगर सबने अम्मू से वादा किया था कि उनके आखिरी वक्त रशीद बहुत गुस्से में था। अम्मू बार बार आंखें खोलती, तुम सबको अपने पास देखकर मेरा जी चाह रहा है कि बच्चों को अपने हाथ से बनाकर खिलाऊं पिलाऊं। उस वक्त भी अम्मू का दिल पुलाव में अटका है। अल्लाह तौबा, उनकी बड़ी बहू ने उसे के गालों को छूकर अम्मू से कहा, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल करेंगे कि अम्मू के कौन से बहू ने अम्मू से कहा कि अम्मू अल्लाह को याद कीजिए और कुरान शरीफ पढ़िए, यासीन शरीफ पढ़िए, उसके बड़ी बहू ने। ठीक है, मेरा हमीद, अब मेरे जनाजे को कंधे दे देना। वो फिर रोने लगी, तुम सब मुझसे वादा किया था कि मेरे जनाजे को चारों भाई मिलकर उठाएंगे। यानी चारों बेटों ने प्रॉमिस लिया था कि मेरे मरने के बाद तुम चारों बेटे जो है मेरे जनाजे को कंधे देना। ठीक है, आगे देखिए।
हेलो हेलो, अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अब हर तरफ से फोन आ गया, हेलो हेलो अम्मू, अम्मू क्या हाल है। हमीद का दिल्ली से फोन आ गया, क्या ऑक्सीजन दी जा रही है, मगर वो अब ऑक्सीजन देने से क्या फायदा, जब डॉक्टर कह चुका है कि भाईजान मेरी बात सुनिए, अगर खुदा ना खास्ता अम्मू को आज रात कुछ हो गया तो प्राइमर मिनिस्टर मुझे परसा देने आएंगे, लेकिन परसों हमारी मिनिस्टरी खत्म हो रही है, इसलिए अब अम्मू को फौरन किसी अच्छे शानदार हॉस्पिटल में ले जाए। इंतकाल की न्यूज टीवी पर आए तो उस हॉस्पिटल का नाम भी होना चाहिए। यानी बोला किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए ताकि मेरे अम्मू का डेड बॉडी, मेरे अम्मू के इंतकाल का किसी चैनल पर आए और उस हॉस्पिटल का भी नाम खूब हो। फिर उसने कहा जरा भाभी को फोन दीजिए। हेलो भाभी, सब इंतजाम अच्छा कीजिए, खर्च की फिक्र मत करना, मुमकिन है टीवी वाले भी अपनी न्यूज शामिल करने के लिए आएंगे, आप फिक्र ना करें हमीद भाई, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। भाभी ने इत्मीनान दिलाया। क्या कह रहा है हमीद, कब आ रहा है। वो अम्मू ने ड्यूटी सांसों को रोक कर कहा। तब ड्राइंग रूम में जाकर खुर्शीद ने कहा कल मुझे दिल्ली में एक सेमिनार में जाना है और मैं सिर्फ 3 दिन के लीव लेकर आया हूं, यानी 3 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं। बच्चे गर्मी से घबराए जा रहे हैं। अमेरिकन बहू ने मुंह बनाकर कहा। सुबह सवेरे अम्मू की आंख खुलने से पहले वो सब चुपके गेट के बाहर निकले। उन्होंने ख्वाजा बी को अम्मू की अच्छी तरह देख भाल करने की हिदायत दी और बहुत सारे डॉलर रियाल रुपये उसके हाथों में थमाए। यानी ख्वाजा भी जो तो खादमा, उसके बहुत सारे चारों बेटे जो तो बेटे सब जो तो बहू जो चुपके वो निकल गए ताकि अम्मू को पता ना चले, और ख्वाजा भी को बहुत सारे रियाल डॉलर दिए कि अम्मू को अच्छी तरीके से ख्याल करना है। अम्मू की खैरियत के लिए हमें फोन करते रहना। हाय हेलो हेलो। ख्वाजा भी अंदर आई और ये देखकर डर गई। अम्मू की आंख खुली हुई थी, शायद उन्होंने अपने बेटों को जाते हुए देख लिया था। फिर उसने एक दुकान का फोन नंबर मिलाया। हेलो हेलो, मैयत ले जाने वाली एक लारी भेज दीजिए और साथ में 4 आदमी भी हो, और कुछ नहीं चाहिए, उनके लड़के हर चीज का इंतजाम कर गए हैं। ठीक है, उनके लड़के थे, हर एक चीज का इंतजाम कर गए थे। वहां से फोन आया कि आप एक गाड़ी और 4 आदमी उठाने वाला भेज दीजिए। लेकिन उनका चारों बेटा जो था, वो जो प्रॉमिस अम्मी से लिया था, वो अपने पैसे के चक्कर में, बीबी बच्चे के चक्कर में वो अम्मी के प्रॉमिस को नहीं पूरा कर सका। चारों बेटे कंधे नहीं दे सका। बहुत देर तक चारों बेटे रहे, लेकिन उसकी मौजूदगी में अम्मू का इंतकाल नहीं हुआ। जब वो चारों बेटे चले गए, उसके बाद उसके अम्मू का इंतकाल हो गया। तो आपसे बोर्ड के अंदर पूछेंगे कि इस प्रॉमिस नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है, इसका असल किरदार कौन कौन है। अम्मू है, ख्वाजा बी है, जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद। आज पूछेंगे उनके चारों बेटे का नाम क्या क्या था अम्मू के। जमशेद, रशीद, खुर्शीद और हमीद। इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से याद करना है। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।